नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 6 है। 5 क्लासें इससे पहले हो चुकी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं वर्ल्ड अवेयरनेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे संविधान का भाग नंबर 4, यानी कि डीपीएसपी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के डैश में दिए हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग नंबर 5। तो सबसे पहली बात हमें करना क्या है सर, हम तो डीपीएसपी के बारे में पढ़ रहे हैं। इस टोटल वीडियो में हम डीपीएसपी के बारे में ही पढ़ेंगे। अब आपसे पूछा है कि आर्टिकल नंबर 36 से 51 ये हम कौन से भाग में पढ़ते हैं, तो इनको पढ़ा जाता है भाग नंबर 4 के अंदर। तो क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा, भाग नंबर 4 हो जाएगा। अब याद कैसे करना है, देखो 36 से 51 आर्टिकल है भाग नंबर 4 के अंदर। तो आपको करना क्या है, अगर मैं इस 51 में से ठीक 51 का उल्टा 15 माइनस करता हूं तो मेरे पास में रिजल्ट आता है 36 निकलकर। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक याद ये करना है, आर्टिकल नंबर 51। अब 51 में से यदि आप माइनस करते हो 15 को 51 का ठीक उल्टा तो रिजल्ट आएगा 36। तो आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 36 से 51 तक है। अब पार्ट नंबर कौन सा रहेगा, भाग नंबर सर 4 रहेगा। अब भाग नंबर 4 संबंधित है डीपीएसपी से, ये भी आपने पढ़ा है। अब डीपीएसपी के अंदर अपने पास में टोटल 4 अल्फाबेट है। डीपीएसपी 4 अल्फाबेट है, तो भाग नंबर भी कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात आपको याद करनी है। फुल फॉर्म क्या बैठती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि डीपीएसपी का जो कंसेप्ट है, डीपीएसपी का जो कंसेप्ट है ये हमने किस देश के संविधान से अपना रखा है। तो इसका जवाब रहेगा आयरलैंड। ये आपको करना होगा आयरलैंड। आयरलैंड का संविधान बना था 1937 में, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद में अगर भाग नंबर 2 की बात करें तो भाग नंबर 2 संबंधित है सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता से। नागरिकता, सिटीजनशिप। और इसमें अगर आप आर्टिकल्स की बात करें तो 5 से लेकर 11 तक हम पढ़ते हैं, 5 से 11। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता को अपना रखा है। और एक कंसेप्ट हमने कहाँ से अपनाया सर, ये कंसेप्ट अपने ब्रिटेन के संविधान से अपना रखा है। वहीं पर यदि मैं भाग नंबर 3 की बात करूं तो ये संबंधित है एफ आर, यानी कि फंडामेंटल राइट से। अच्छा, फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से अपना रखे हैं, इनको हमने अपनाया यूएसए के संविधान से। और यूएसए के संविधान में इनको कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से याद करना है। अगर भाग नंबर 5 की बात की जाए तो ये रिलेटेड है संघ या फिर केंद्र सरकार से। संघ बोलेंगे या फिर केंद्र सरकार बोलेंगे। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो भाग नंबर 4 में आर्टिकल है 36 से 51। तो भाग नंबर 5 में आर्टिकल्स स्टार्ट होंगे 52 से, और 52 से लेकर जाएंगे 151 तक। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद करनी है, पढ़नी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के, स्पेन के, नॉर्वे के, आयरलैंड के। थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात की है कि जो डीपीएसपी का कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से अपना रखा है, आयरलैंड के संविधान से अपना रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद में ना कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि आयरलैंड का संविधान ठीक है सर बनता है 1937 में, लेकिन जब आयरलैंड का संविधान बनता है तो इन्होंने फिर डीपीएसपी को किस देश के संविधान से अपनाया, इन्होंने अपनाया है स्पेन देश के संविधान से। तो आयरलैंड ने कंसेप्ट लिया डीपीएसपी का स्पेन से, और भारत ने कंसेप्ट लिया डीपीएसपी का आयरलैंड से। ये बात आपको यहाँ से याद कर लेनी है।
उसके बाद में बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कौन कौन सी बातें अपना रखी है। ऑस्ट्रेलिया से हमने अपनाया समवर्ती सूची को। हमने किसको अपनाया? समवर्ती सूची को। दूसरा कंसेप्ट है संयुक्त बैठक। तीसरा कंसेप्ट है व्यापार की स्वतंत्रता। व्यापार की स्वतंत्रता ये मैंने यहां से अपना रखा है। बाकी और कंट्री बैठती है, जैसे आप अगर पूछे कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या रहेगा, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935। और ये हमने लगभग 60% जो हमारे देश के संविधान के जो प्रावधान है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपना रखे हैं। उसके अलावा आप कंफ्यूज होते हो एक चीज़ में, आपसे जब पूछता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है ये मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल। ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान हमारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। इसका कंसेप्ट कहाँ से आएगा? और एक सिंपल यदि आपसे पूछे कि आपातकाल जो होता है, इमरजेंसी होती है, इसका कंसेप्ट अपन ने कहाँ से लिया है? अगर सिंपल आपसे पूछे आपातकाल का कंसेप्ट अपन ने कहाँ से लिया है, तो उसका जवाब रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935। और अगर आपसे पूछे कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं जब देश में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगता है, ये कंसेप्ट अपन ने जर्मनी के संविधान से लिया है। तो ये बात भी आपको यहाँ से नोट कर लेनी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, ये आपसे पूछा है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42 या फिर अनुच्छेद 38। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? अगर डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव मैं आपसे पूछूं कि डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि एक ऐसा राज्य स्थापित किया जाए जिसके अंदर लोगों का अधिक से अधिक मात्रा में क्या हो, कल्याण हो, भला हो। तो देश की अधिकतर जनता का, ज़्यादा से ज़्यादा जनता का कल्याण करना ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना कहलाता है। अब ये जो बात है ये कौन से आर्टिकल में वर्णित है, ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा अनुच्छेद नंबर 38, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अच्छा, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 38 में और क्या लिखा है? इसमें न्याय की बात भी लिखी है, जस्टिस की बात लिखी है। और जस्टिस होता है 3 प्रकार का, ये भी आपको यहाँ से नोट करना है। कौन कौन से 3 प्रकार का होता है? तो न्याय होता है एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा राजनीतिक न्याय। यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस न्याय होता है 3 प्रकार का। और न्याय की बात एक तो है आर्टिकल नंबर 38 में, और सेकेंडली यदि आपसे पूछे कि और न्याय की बात कहाँ पर कर रखी है, तो हमारे देश के संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, या फिर इसको आप उद्देशिका भी कहते हैं, इसके अंदर भी न्याय की बात की जाती है। और न्याय अगेन 3 प्रकार का होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये बात भी आपको यहाँ से याद कर लेनी है। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 44। अब इसके अंदर है क्या? शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं मैं, यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में इसको समान नागरिक संहिता कहा जाता है। यानी कि सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून, इसका अर्थ बनता है सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून, एक जैसा कानून, ये इसका अर्थ बनता है।
और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में यूसीसी कहाँ पर लागू है, तो सिर्फ एक ही राज्य है, यानी कि एकमात्र राज्य जहां पर यूसीसी लागू है, सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून बना हुआ है, वो राज्य कौन सा रहेगा? गोवा रहेगा। इसके अलावा अभी उत्तराखंड की सरकार ने भी इसको लागू करने के लिए यानी कि एक जो प्लान है वो तैयार कर लिया है। बाकी भारत के अंदर अलग अलग राज्य इसके ऊपर प्रयास अपना जारी किए हुए हैं, तो ये आपको यहाँ से याद करना है। अगर मानवोचित दशाओं की बात की जाए, प्रसूति सहायता की बात की जाए, तो ये लिखा है आर्टिकल नंबर 42 में। वहीं पर यदि आप बात करते हैं कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, तो उनको प्रारंभिक उनकी शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाना या फिर उनकी बचपन के अंदर उनकी देखभाल करना, ये सरकार की ड्यूटी बनती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 45। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोक कल्याणकारी हित समूह की को सबसे सही दर्शाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में, तो कौन सा 4 ऑप्शन में से ये लोक कल्याणकारी हित समूह को सबसे सही दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन। बी, जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन। सी, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक संघर्ष। डी, ऐसे संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गर्ज से लोगों को संगठित करता है। तो कल्याणकारी हित समूह के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जनता का कल्याण करना होता है इन कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि सामान्य हित के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो बी में एक बार ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है कि जन यानी कि जनता, जनता सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन होता है। यानी कि हमारे देश की जो जनता है उसके लिए जो कॉमन इंटरेस्ट होता है कि उनके हित क्या है, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है, तो उनकी भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए क्या उनके हित में सही है, इसको बढ़ावा देने वाला एक संगठन होता है कल्याणकारी हित समूह, जो लोगों का अधिक से अधिक मात्रा में क्या करे? कल्याण करे। आपने पढ़ लिया है कि कल्याणकारी हित समूह या फिर जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ये बेसिकली कहाँ पर दे रखा है? ये बेसिकली आर्टिकल नंबर 38 के अंदर मेंशन है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर इसके अलावा और बात करें तो इसके अंदर होता क्या है? सबसे अपन डीपीएसपी के बारे में पढ़ रहे हैं, डीपीएसपी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें जो हमारी सरकारें होती है, इसमें जो हमारी सरकारें होती है, चाहे फिर वो केंद्र सरकार हो, चाहे फिर वो राज्य सरकार हो, चाहे फिर वो स्थानीय सरकार हो, ये सरकारें जो होती है इनके इसके अंदर ड्यूटीज को सौंपा गया है, यानी कि कर्तव्यों को बताया गया है कि भैया सरकारें कौन कौन से काम करेगी जनता के कल्याण के लिए। तो एक अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, तो जैसे सरकारें जितनी भी देश के अंदर योजनाएं चलाती है, सरकारें जितनी भी देश के अंदर योजनाएं चलाती है, तो योजनाएं चलाने के माध्यम से सरकार जनता का कल्याण करती है। अब किसी के अंदर कोई छूट दे दी, कोई सब्सिडी आ गई, महिला के लिए अलग से कुछ काम कर दिया, या फिर जैसे सब पेंशन बांटती है, सैलरी आती है, या फिर फ्री में राशन बांटा जाता है, स्वच्छ जल की उपलब्धता करवाना है, बिजली की व्यवस्था करवाना है, तो सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऐसे सारे काम करती है। तो सरकार की ड्यूटी बनती है देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, ताकि लोगों का अधिक से अधिक मात्रा में क्या हो? कल्याण हो। ये आपको पढ़ना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? ये बात किस आर्टिकल में लिखी है, ये आपसे पूछा है। तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री में लीगल एडवाइस। तो जब भी कोई केस वगैरह होता है तो अपने को फ्री में कानूनी सहायता मिलती है, यानी कि अगर कोई वंचित वर्ग है, कोई गरीब वर्ग है, अगर उसको कोई केस लड़ना होता है तो वो कोर्ट में जाकर उसको फ्री में सरकारी वकील उपलब्ध करवाया जाता है, तो उसको बोलते हैं मुफ्त कानूनी सहायता। और सबको समान न्याय मिलेगा, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये बात कौन सा आर्टिकल बोलता है? ये बोलता है 39A। तो सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 39A इज द राइट आंसर। अब इसमें क्या है, अगर जिस भी अनुच्छेद के पीछे ABC लगा होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसको बाद में जोड़ा गया है। तो 39A को जोड़ा गया 42वें संशोधन के माध्यम से, और 42वां संशोधन होता है 1976 के अंदर, 1976 में। एक बात आपको यहाँ से और नोट करनी है, 42वें संशोधन को ही कहा जाता है
लघु संविधान, इसी को बोला जाता है क्या? लघु संविधान अर्थात मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो ऊपर आपको 48A यानी कि 48A दिख रहा है और नीचे 43A दिख रहा है। ये दोनों के दोनों आर्टिकल भी जोड़े गए हैं 42वें संशोधन के माध्यम से, तो ये बात भी आपको यहाँ से नोट करनी है। यानी कि 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से आर्टिकल नंबर 48A, आर्टिकल नंबर 43A, आर्टिकल नंबर 39A, ये तीनों के तीनों आर्टिकल यहाँ से जोड़े गए हैं। और जो ऊपर वाला आर्टिकल आपको दिख रहा है ये तो फर्जी है, ऐसा कोई आर्टिकल संविधान में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये बातें आपको यहाँ से याद करनी है और अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके अंदर कार्मिकों की मैनेजमेंट के साथ में सहभागिता की बात की जाती है। और आर्टिकल 48A की बात करते हैं तो यहाँ पर बात की जाती है हमारे जो वन्य जीव है उनके संरक्षण की बात यहाँ पर की जाती है। उसके बाद में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? राज्य का मतलब यहाँ है सरकार से, ये बात आपको नोट करनी है। जहाँ जहाँ पर आप डीपीएसपी पढ़ रहे हैं या फिर आप मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो वहाँ पर जहाँ लिखा हो राज्य, इसका मतलब सरकार से ही होता है, सरकार की बात यहाँ पर की जा रही है। अब लिखा क्या है कि नागरिकों के लिए, देशवासियों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन हो, ये बात किस अनुच्छेद में लिखी है? ये बात लिखी है आर्टिकल नंबर 39 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब कैसे सही उत्तर है इसको पढ़ते हैं। 39 में वैसे तो लिखा है आर्थिक और सामाजिक या फिर सामाजिक और आर्थिक विकास, इसमें लिखा है सामाजिक व आर्थिक विकास, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा है। साथ में यहाँ पर और क्या बातें लिखी है? एक तो लिखा है पॉइंट इसके अंदर कि आजीविका के पर्याप्त साधन हो सभी के पास में, इनकी सभी अपना गुजारा अच्छे से कर सके। और बी पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पोस्ता एग्जाम में आपसे पूछेगा कि समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल प्राइस, ये बात भी कहाँ लिखी है? आर्टिकल नंबर 39 के अंदर लिखी है। और एक सी पॉइंट ये होता है कि जितने भी संसाधन उपलब्ध है सरकार के पास में, भौतिक संसाधन उपलब्ध है, उनका समाज के अंदर या फिर पूरे देश के अंदर बंटवारा होना चाहिए, उचित वितरण होना चाहिए। ये बात भी कहाँ लिखी है? आपकी आर्टिकल नंबर 39 के अंदर लिखी है। तो अब याद कैसे करना, देखो आपको मैं 2-3 आर्टिकल याद करवा रहा हूँ। हमने 1/38, 1/39, 1/39A, ये 3 आर्टिकल अपने पढ़े। 38 के अंदर क्या लिखा है कि भाई कल्याण करना है, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याण करना है। कल्याण करना तो है लेकिन कल्याण सबका समान करना है, इक्वली कल्याण करना है। और कैसे करना है? बिल्कुल फ्री में करना है, निःशुल्क करना है, कोई भी पैसा नहीं देना है। तो आपको ये बात ना कट्ठी याद करनी है कि करना क्या है, जनता का कल्याण करना है, सभी का इक्वली करना है, बराबर करना है, और निःशुल्क यानी कि फ्री में करना है। तो आर्टिकल नंबर 38 की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 39 की बात की जाए तो समान काम के लिए समान वेतन, ये आपको पढ़ना है। और 39A की बात करें तो निःशुल्क विधिक सहायता की बात की जाती है 39A के अंदर, ये आपको याद करना है। उसके अलावा अगर अनुच्छेदों की बात करें तो आर्टिकल नंबर जो 27 है, इसमें कर न देने की आज़ादी है, जो कि एक हमारी धार्मिक आज़ादी होती है। 33 की बात की जाए तो इसके अंदर जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज होती है, जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज होती है या फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, इनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। तो ये आपको यहाँ से याद करना है। आर्टिकल नंबर 29 की बात करें, 29 में लिखा है कि जितना भी माइनॉरिटीज़ वर्ग है, यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग है भारत में, इनके हितों का बचाव करना, हितों का संरक्षण करना, इनका खान पान, इनका रहन सहन, इनकी कल्चर, संस्कृति, भाषा, सबको बचा के रखना, ये काम होता है सरकार का। तो माइनॉरिटीज जो वर्ग आता है भारत के अंदर, उनके हितों का बचाव करना, ये बात लिखी है आर्टिकल नंबर 29 के अंदर।
भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है, ये आपसे पूछा है। आर्टिकल 50, 30, 60 या फिर 40। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? ग्राम पंचायतों के गठन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर खैर रहेगा आर्टिकल नंबर 40 की ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे रहेगा, आपको याद कैसे करना है, देखो आपको मैं इकट्ठा याद करवा रहा हूँ। आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है आर्टिकल नंबर 38 के बारे में ट्रिक पढ़ी, 39 के बारे में ट्रिक पढ़ी और 39A के बारे में ट्रिक पढ़ी कि भैया कल्याण करना है, समान करना है, इक्वली करना है सबका, और कल्याण करना है निःशुल्क यानी कि फ्री में। तो 38, 39 और 39A अपन ने पढ़ लिया है। उसके बाद में यदि बात की जाए तो अब पढ़ना है अपने को आर्टिकल नंबर 40, 41, 42, 43 और 44। इनको आप इकट्ठा पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे? आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, एक सीरियल पहले आया करता था, जो सीरियल था कि अली बाबा के 40 चोर, या आपने सुना होगा नाम अली बाबा के 40 चोर के बारे में सुना होगा आपने। तो बेसिकली है क्या यहाँ पर, अली बाबा के 40 क्या है, चोर है। अब 40 चोर है तो सिंपल सी बात है, वो काम तो करेंगे नहीं। अगर चोर है तो वो काम करेंगे नहीं, वो क्या करेंगे सर? अगर चोर है 40 तो सर चोरी करेंगे। 40 चोर क्या करेंगे? चोरी करेंगे। और चोरी करने के लिए सबसे पहले उनको करनी पड़ती है प्लानिंग। चोरी करेंगे तो सबसे पहले उनको करनी पड़ती है प्लानिंग। प्लानिंग करेंगे तो यहाँ पर आप प्लानिंग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि उन्होंने पंचायत कर ली। चोरी करने के लिए अली बाबा के 40 चोरों ने क्या कर ली? पंचायत कर ली। अब चोर कितने हैं सर? 40 है। चोर कितने हैं? 40 है। और 40 में ही क्या है? पंचायत की है। तो 40 जो आर्टिकल नंबर है उसके अंदर तो पंचायतों के बारे में है, पंचायतों के गठन के बारे में है। अब आगे वाले कैसे करें याद? देखो चोर जो रहेंगे ना, वो चोरी की पंचायत तो कर लेंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे भाई। वो क्या नहीं करेंगे? काम में मन नहीं लगता। अली बाबा के 40 चोर हैं, वो 40 के 40 आपस में बैठ के क्या करेंगे? चोरी की प्लानिंग तो कर लेंगे, पंचायत तो कर लेंगे, लेकिन काम में उनका मन नहीं लगता है। अब काम करते होते तो चोर होते ही नहीं भैया, सिंपल सी बात है। अब काम में मन नहीं लगता है तो क्या करेंगे? बैठ के पंचायत करेंगे और चोरी की प्लानिंग यहाँ पर की जाएगी। अब आपने पढ़ा क्या है सर? हमने पढ़ा कि 40 के अंदर तो पंचायत का जिक्र है। उसके बाद में अगर 41 की बात की जाए तो 41 के अंदर क्या आएगा? आपका काम का अधिकार आएगा। ये आपको यहाँ से पढ़ना है। 41 के अंदर आएगा काम का अधिकार। अब उसके बाद में बात करें तो मे को आपको कट करना है। आगे है मन। आगे क्या है? मन है। तो मन में यहां पर क्या आएगा? मानवोचित दशाएं। मानवोचित दशाएं व प्रसूति सहायता। मानवोचित दशाएं व प्रसूति सहायता। तो मैं से बन जाएगा यहां पर मानवोचित दशाएं। आर्टिकल नंबर 43 की बात करें तो मैं से बनेगा मानवोचित दशाएं, और आगे है नय, तो नय से बन जाएगा न्यूनतम मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेजेस। और 44 की बात की जाए तो इसके अंदर रहेगा समान। नय से बनेगा नागरिक, और आगे है तो इससे बनेगा संहिता। तो आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है समान नागरिक संहिता, यानी कि यूसीसी की बात की जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है। तो आप खाली एक ट्रिक पढ़ के आराम से आप याद कर सकते हो कंटिन्यूसली आर्टिकल नंबर 40, 41, 42, 43 एंड 44। कैसे याद करोगे? कि अली बाबा के 40 चोर हैं, 40 चोरों का काम में मन नहीं लगता है, इसलिए उन्होंने पंचायत कर ली किस चीज की? चोरी करने के लिए। तो अली बाबा के 40 चोर हैं, 40 चोरों ने पंचायत की है, तो आर्टिकल नंबर 40 में होगा पंचायतों का गठन। उसके बाद में उनका काम में मन नहीं लगता है, इसलिए चोरी की है। तो काम में मन नहीं लगता है, काम से बनेगा काम का अधिकार।
मैं को कट कर दो, आगे मैं से बनेगा मानवोची दशाएं, न से बनेगा न्यूनतम मजदूरी, और नहीं में समान, न से बनेगा नागरिक, और संहिता हहीं से बन जाएगा संहिता। ऐसे आपको याद करना है। बाकी एक तरीका और इनको याद करने का, अगर आर्टिकल नंबर 41 की बात की जाए तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इस 41 को ना थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के ऐसे मिला के और ऐसे का बना सकते हैं आप, एक का बन जाएगा, आगे लिख दो मैं, तो काम का अधिकार किसमें है, 41 के अंदर है। दूसरा आर्टिकल नंबर 44 की बात की जाए, 44 की बात की जाए, तो इसमें समान नागरिक संहिता है। तो समान को याद कैसे करना आपको, समान है मतलब कि इक्वल है, समान मतलब क्या है कि भैया इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ पर आप देखो कि 4 और 4 दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो 4 और 4 ये भी बराबर है, इज इक्वल टू समान है, इक्वल है, तो समान नागरिक संहिता। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं यहाँ पर होने वाली है। उसके अलावा यदि बात करें तो आर्टिकल नंबर 50 के अंदर क्या है, 50 के अंदर क्या है, 50 में हो जाएगा कार्यपालिका यानी कि सरकार, कार्यपालिका यानी कि सरकार, व न्यायपालिका यानी कि कोर्ट, कार्यपालिका यानी कि सरकार और न्यायपालिका यानी कि कोर्ट का पृथककरण, बंटवारा करना, पृथककरण करना, शक्तियों को बांटना। अब एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पर देखो 50-50 कर दिया, पृथककरण करना मतलब कि अलग थलग करना, अलग कर देना, अलग करना है तो करना क्या अपने को कि कार्यपालिका और न्यायपालिका है उसको मैंने पृथककरण कर दिया, उनको मैंने अलग कर दिया, कार्यपालिका को अलग कर दिया और न्यायपालिका को अपने अलग कर दिया। तो 50-50 कर दिया, पढ़ सकते हैं कि बंटवारा कर दिया भैया, बांट दिया इनको, 50-50 कर दिया। तो आर्टिकल नंबर 50 के अंदर क्या है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, ये अपने को पढ़ना होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। आर्टिकल नंबर 30 की बात की जाए तो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था अनुच्छेद नंबर 29, इसमें था कि अल्पसंख्यक वर्ग जो होते हैं उनके हितों का संरक्षण बचाव करना। और आर्टिकल नंबर 30 की बात करें तो इसके अंदर लिखा है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं वो अपने लिए शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। तो 29 और 30 दोनों के दोनों एक टाइप का मौलिक अधिकार बनता है, और एक कौन सा अधिकार बनता है, ये बनता है शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार बनता है, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार बनता है आर्टिकल नंबर 29 और 23 के अंदर। अब 29 में है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 में क्या है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है उनके हितों का बचाव करना। आर्टिकल नंबर 60 की बात की जाए तो इसमें हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है, उनके जो राष्ट्रपति होते हैं देश के, उनको शपथ, तो भारत के राष्ट्रपति के शपथ की बात है आर्टिकल नंबर 60 में। शपथ दिलवाता कौन है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर 41 अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, 41 के अंदर क्या है, काम का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। तो काम में अपन ने कैसे पढ़ा था कि सर ये था अपने पास में 4 और ये था अपने पास से 1, 41 था। इस 41 को मैंने किया क्या, इसको ऐसे मिला के इसको का बना दिया, यहाँ पर का से बन जाएगा काम, तो काम का अधिकार किसमें आएगा, 41 में आएगा। अभी कहाँ पर पढ़ते हैं आप सर, आर्टिकल नंबर आप 36 से लेकर 51 तक हम पढ़ते हैं DPSP में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत के अंदर आप इसको पढ़ते हैं। अच्छा, याद कैसे किया आपने, अगर मैं 51 में से ठीक इसका उल्टा 15 माइनस करता हूं तो मेरे पास में रिजल्ट क्या आएगा, 36 आएगा। तो DPSP हम पढ़ते हैं कहाँ से, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के बीच में पढ़ते हैं, ये आपको यहाँ से याद कर लेना है। उसके अलावा अगर काम के अधिकार की बात की जाए तो इसके अंदर एक चीज और भी आती है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा नरेगा, या फिर आपने नाम सुना होगा मनरेगा। केंद्र सरकार की एक योजना है ये, और इस योजना को आप नरेगा के नाम से भी जानते हैं और मनरेगा के नाम से भी आप इसको जानते हैं। अब इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। गांवों के अंदर लोगों को काम देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है, एक ये योजना है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, केंद्र सरकार की योजना।
और जिस टाइम पर ये शुरू की गई थी उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, और जिस व्यक्ति के द्वारा इसको मनरेगा का बिल पेश किया गया था उनका नाम क्या है? रघुवंश। तो रघुवंश के द्वारा बिल को पेश किया गया था, लाने का श्रेय इनको जाता है। सरकार थी कांग्रेस की, और उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। केंद्र सरकार की योजना है। उसके अलावा होता क्या है इसमें, सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसको कब लाया गया। योजना है 2005 की। 2005 के अंदर यानी कि बिल को पास किया गया था। और उसके बाद में बात करें तो इस योजना को लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को इस योजना को लागू किया गया था। अगर नाम चेंज की बात करें, नाम चेंज कब हुआ, यानी कि पहले ये नरेगा थी, उसके बाद में कर दिया गया मनरेगा, तो इसका नाम चेंज हुआ 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर और 2009 में। इसके तहत होता क्या है, तो 100 गांव के लोगों को 100 दिन का रोजगार एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि एक साल के अंदर 100 दिन का रोजगार सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है गांव के लोगों को। ये वैल्यू पहले 150 दिन थी, लेकिन बाद में इसको घटाकर कम करके 100 दिन कर दिया गया। तो वर्तमान में एक वित्तीय वर्ष में एक साल के अंदर 100 दिन का रोजगार दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, और यहाँ पर सहायता दी जाती है इनको। काम देगा तो सिंपल सी बात है, पैसा भी दिया जाएगा। तो आपसे पूछता है कि सबसे अधिक पैसा कहाँ मिलता है। मनरेगा के तहत हरियाणा राज्य के अंदर सबसे अधिक 357 रुपया दिया जाता है पर डे। और अगर सबसे कम की बात करें तो वो रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश राज्य। यहाँ पर जो इनको दिया जाता है वो है 251 दिया जाता है। तो सबसे कम छत्तीसगढ़ और एमपी के अंदर है, और सबसे अधिक हरियाणा के अंदर 357 रुपया दिया जाता है पर डे इनको, ठीक है। वहीं पर अगर मनरेगा की फुल फॉर्म की बात करें तो वो क्या बनेगी, वो महात्मा गांधी, आगे रहेगा एन से रहेगा नेशनल, आर से रहेगा रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से रहेगा गारंटी, और ए से रहेगा एक्ट। तो ये बनती है फुल फॉर्म मनरेगा की। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनेगा। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से याद करनी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्र भारत को पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो इसको अपन ने पहले भी पढ़ा है, और पहले पढ़ा है तो कहाँ पढ़ा है सर? समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है तो हमने पढ़ा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 44 में यूसीसी की बात की जाती है। अच्छा, वर्तमान में यूसीसी कहाँ पर लागू है? एकमात्र राज्य गोवा में लागू है, यह मैंने पढ़ा है। आर्टिकल नंबर 46 की बात की जाए तो इसमें जो SC ST वर्ग है, SC ST वर्ग, उनके हितों का बचाव की बात यहाँ पर की जाती है। 40 के अंदर पंचायतों का गठन है, और 42 की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं व प्रसूति सहायता इसके अंदर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो हमने पढ़ा कि न्यायपालिका यानी कि सरकार और कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी कि कोर्ट और कार्यपालिका यानी कि सरकार, इनको अलग कौन सा आर्टिकल करता है? 50-50 कौन करता है? तो आर्टिकल नंबर 50 करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आपको पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां से एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 74। इसमें क्या लिखा है कि भारत देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, 74 में लिखा है कि भारत देश के जो राष्ट्रपति, पी फॉर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होते हैं, तो उनको सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद के हेड की बात करें, हेड कौन होगा? तो इनके हेड होंगे
देश के प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद के हेड होते हैं देश के प्रधानमंत्री, और इनको सलाह सहायता देने के लिए, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद के हेड कौन होंगे? देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये बात लिखी है आर्टिकल नंबर 74 में। आर्टिकल नंबर 143 की बात करें तो ये भी अगेन राष्ट्रपति से ही संबंधित है। पी फॉर बनेगा प्रेसिडेंट, और यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में सलाह चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे? वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय से यदि कोई भी सलाह राष्ट्रपति को चाहिए कानूनी मामलों में तो उनको सलाह कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। ये बात लिखिए आर्टिकल नंबर 143 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के बारे में है। तो आर्टिकल नंबर 51 की बात यहाँ पर की जा रही है। किसके बारे में रहेगा 51? इसमें लिखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये लिखा है आर्टिकल नंबर 51 के अंदर। ऐसा करते हैं, आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां पर 51 का प्रसाद बांटते हैं, है ना? 51 का, 21 का, 101 का, इसलिए बांटते हैं। मंदिर में जाते हैं तो वहां पर शांति के लिए जाते हैं। आप इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि मैंने 51 का प्रसाद बांटा, किस काम के लिए? शांति के लिए काम मैंने प्रसाद को बांटा है। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस में तो आज ही ज्वाइन करें एडी क्लासेस, हिसार के अंदर, रेसी नगर, गली नंबर 1, जानकी हॉस्पिटल के पास में। आपको यहाँ पर हर तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है और हमारे साथ में जुड़ना चाहता है तो हमारी एक बिल्कुल बेहतरीन सी डेडिकेटेड टीम है। क्लासेस टाइम यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रहती है। अगर बात करें कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दिल्ली पुलिस, हरियाणा ग्रुप डी, इसके अलावा कोई भी अन्य हरियाणा का एग्जाम है वो, आर्मी डिफेंस का एग्जाम, एसएससी जीडी, एसएससी के बाकी एग्जाम्स, इसके अलावा स्पेशल MES आर्मी एंड AOC टारगेट बैच शुरू है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ में यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप 9728952216। अल्टरनेट नंबर इज़ 9812333123, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल मेरे से कॉन्टेक्ट करना है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा 9992807723। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, जय हिंद।